जी मैं बड़ा प्राउड हुआ, मुझे बहुत फक्र हुआ मोदी जी के ऊपर भी। मैंने यहाँ के प्लेनेटोरियम में गया था, ठीक है। तो जब मैं प्लेनेटोरियम में गया वहां पे, तो मैंने क्या देखा कि ठीक प्लेनेटोरियम के बाहर ना एक दो मिसाइल रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो मिसाइल है उसमें ब्रह्मोस लिखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा। तो वो ब्रह्मोस करके मिसाइल रखा हुआ है और पब्लिक डिस्प्ले पे देख रही है इंडिया का फ्रेम, इंडिया का फ्लैग विद पूरा पब्लिक डिस्प्ले में एट अ वेरी प्राइमियर, उसको वेदांखा कहते हैं उस जगह को। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था, तो बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इट वाज अ गुड थिंग दैट इवन रशियंस टेक इक्वल प्राउड कि भाई इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा टाई अप है, जो पब्लिक को डिस्प्ले के लिए मैंने देखा रशियन पब्लिक उसके साथ फोटो खिंचा रही थी। तो इट वाज अ गुड मोमेंट। आइए अब बात करते हैं जो मेन जियो पॉलिटिक्स की कि क्या हो रहा है। मोदी जी, जो आप देखिए G7 के बाद जो उनका पहला मीटिंग है, ये आप एक तरीके से पहला ऐसे कि वो बायलैटरल किसी देश में यदि जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, स्पेशली किसी देश के इनविटेशन पे, तो वो रशिया है। तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी अहमियत देते हैं रशियन इंडियन फ्रेंडशिप को। और ये जो फ्रेंडशिप है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जैसे कल जब मैं स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था सर हम इस जो सेरेमनी है, ये जो साइनिंग सेरेमनी होगा हमारे यूनिवर्सिटी और आपके यूनिवर्सिटी के बीच में, वो हम ब्रिक्स के दायरे में करेंगे। तो ब्रिक्स एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ के लोग बहुत वैल्यू दे रहे हैं और चाहते हैं कि ब्रिक एज अ ऑल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर उभरे। तो मोदी जी इसी बात को दिखाने आ रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न एक ब्लॉक था जिसने की सैंक्शन लगाने की कोशिश की, जो अभी भी सैंक्शन लगा रहा है, और जो लेजिटिमेसी है व्लादिमीर पुतिन साहब की, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अगर मोदी जी आते हैं तो ये सारा कुछ एक तरीके से लेजिटिमाइज हो जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। बिकॉज मैं नहीं मानता कि सिर्फ यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, द ट्रू ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज इंडिया। तो उसमें ये एक डेमोक्रेसी के साथ इनको एक लेजिटिमेसी मिलना पुतिन साहब को कि हाँ इंडिया हमारे साथ खड़ा है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 2/3 हमारा इंपोर्ट होता था आर्म्स का, वो धीरे धीरे रशिया से घट के 1/3 हो गया है। लेकिन अगर हमारी आर्म्स इंपोर्ट 2/3 यानी कि समझ लीजिए 66% से घट के 33% पे आ गई है, तो हमारा जो पेट्रोल का इनसे वो है, जो हमारी एनर्जी नीड्स है, वो हमने कई गुना बढ़ा दी है। उसी तरीके से जो इनके दूसरे केमिकल्स हैं उसको भी इंडिया काफी तेजी से खरीद रहा है। और अगर आप रशिया को देखें तो रशिया का जो रिलायंस है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, वो बहुत ज्यादा है। रशिया ने सखलान 2 में जो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज है उनको बोला आप आइए और अपने वो ड्रिलिंग मशीन्स और ये सब लगाइए टू एक्सप्लोर द possibility of oil and all that. So it's a huge message global। आप देख लें, जियो पॉलिटिकली देख लें, जियो इकोनॉमिकली देख लें, ये दोनों तरीके से इट्स अ ह्यूज मैसेज जो मोदी जी आ रहे हैं कि वी स्टैंड बाय पुतिन। और हम इंडिया जो है वो रशियन फ्रेंडशिप को काफी वैल्यू देता है। और इसलिए भी क्योंकि चाइना को भी हमें ये मैसेज देना है, चाइना को भी ये मैसेज आना चाहिए कि इन दिस टफ टाइम वी स्टैंड बाय विद रशिया। और चाइना ये नहीं, चाइना जो रशिया को ये भड़काता था कि ये तो अमेरिकन के साथ चले जाएंगे, ये तो वेस्टर्न ब्लॉक वाले हैं, डेमोक्रेसी वाले हैं, तो आज रशिया को भी ये मैसेज मिल गया कि इंडिया विल स्टैंड बाय विथ मॉस्को एंड मॉस्को विल बी प्रीटी प्लीज्ड टू सी। तो नॉन अलाइनमेंट की जो शुरुआत की थी नेहरू जी ने, एक नॉन अलाइन मूवमेंट था। नॉन अलाइन मूवमेंट में हम मिलिटरीली नॉन अलाइन थे। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 2 खेमे में वर्ल्ड बट गया, एक था कैपिटलिस्ट अमेरिकन लेड और दूसरे थे सोशलिस्ट यूएसएसआर लेड। तो उसमें हमने ये कहा कि हम मिलिटरीली नॉन अलाइंड हैं। लेकिन ये कह देना कि हम डॉगमेटिकली या किसे कह लीजिए थियोरेटिकली जो हमारा बेंट था वो सोशलिस्ट तरफ था। वी वर नॉट
नॉन अलाइंड इन टर्म्स दैट हमने कोई मिडिल पाथ नहीं लिया, हमने रशियन इकोनॉमी को कॉपी किया, 5 इयर्स की जो इकोनॉमी होती थी उसको कॉपी करने की कोशिश की हमने। तो जो हमारा एक सिंपैथी था वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, वो कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा था, और कैपिटलिज्म और ओपन इकोनॉमी को उतना सपोर्ट इंडिया ने शुरू में नहीं किया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा था। तो मोदी जी ने उसी डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं कि वो मिलिटरीली तो नॉन अलाइंड है, वो क्वाड का भी मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज का मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर टिल्ट देखिएगा थ्योरी वाइज तो मोदी जी कॉमर्स वाले आदमी है, बिजनेस वाले आदमी है, तो वो थोड़ा अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था उस सेंस में। लेकिन जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गए, रशिया के ऊपर जब संकट घिरा तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे, और फिर जो विन विन सिचुएशन हो सकता था दोनों देशों के बीच वो किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम, जैसे आपने अमेरिका की बात की, तो बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में तो खैर ये भी हम सोचते या समझते हैं कि रशिया के साथ गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के साथ गए तो रशिया नाराज हो जाएगा। तो ये दोनों कंट्रीज को बैलेंस आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट कैसे करेगी मोदी जी की, कि अमेरिका जो है वो भी नाराज ना हो कि आप रशिया के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। आप दुनिया को खुश करने जाइएगा आरजू जीना, तो आप खुद को नाराज कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से आप सबको खुश नहीं कर सकती। आप सोचे कि हम इनको भी खुश कर ले, उनको भी खुश कर ले, ये असंभव है। तो इसलिए इंडिया भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। सब अपने अपने गुस्से से, वो क्या नाम है, अपनी नाराजगी से खुद ही काबू पाएंगे। उनके इंटरेस्ट ऐसे होंगे, वो सिचुएशन और इक्वेशन ऐसा बनेगा कि उनको अपने इंटरेस्ट को अलाई करने के लिए अपने गुस्से को वो बाहर रखना पड़ेगा। ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। ये एक हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस था कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो तो वो तेल देना बंद कर देंगे, अरब के साथ ऐसा वो ऐसा करना बंद कर देंगे। ऐसे नहीं होता। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पर बढ़ते हमलों ने पाकिस्तानी सुरक्षा की पोल खोल दी है। चीन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दो टूक कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फेल रही हैं। चीन सीपेक वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपनी रेड आर्मी तैनात करेगा। चीन के राजदूत जियांग जायडोंग ने शहबाज को शी जिनपिंग का यह मैसेज बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों में जिस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले हुए हैं, उससे ग्वादर पोर्ट में 3 चीनी अफसर घायल हो गए हैं, और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चीन के ऊपर इस तरह का हमला हो। चीन इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने पहले भी चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा किया था, लेकिन हमले रुके नहीं। दरअसल सीपेक में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 15,000 जवानों की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाए। इसके बाद भी 2 साल में 30 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए अब चाइना चाहता है कि बलूचिस्तान में वो अपनी फौज तैयार करे, और उसके बाद एक जासूसी नेटवर्क भी तैयार करेगा जो आसपास के इलाकों पर नज़र रखेगा और देखेगा। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि वो फौज अपनी जब नीचे उतारेगा तो धीरे धीरे वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इनको कर्ज देकर इतना नीचे डुबा दिया है, इतना दबा दिया है पाकिस्तान को कि ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। और चीन यही चाहता है कि धीरे धीरे जो बलूचिस्तान है या उसके आसपास के एरिया है, ग्वादर पोर्ट पर लगभग तो चीन का कब्जा हो ही चुका है। आपको पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि जिस वक्त ये सीपेक का काम चल रहा था, वहां पर कुछ चाइनीज इंजीनियर्स आए हुए थे। उस वक्त वो पाकिस्तान की जो फौज है उसको गालियां देते थे, उसको नौकरों की तरह काम करवाते थे, और साथ में गलत चीज़ों को भी अंजाम देते थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो खड़े होकर सिर्फ देखती रहती थी। और एक बार फिर से वही है कि जिस तरह से चीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे, तो इसी का फ़ायदा चीन अपनी सेना भेजकर उठाना चाहता है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। और ये चाहता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के कई ऐसे छोटे छोटे प्रांतों पर वो कब्जा कर सके। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।